नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब पे स्वागत है। जैसा कि पिछले सेशन के दौरान हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, उनके विभिन्न प्रकार के जो ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का 5वां चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ेंगे जो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाते हैं, और पृथ्वी का जो परिवेश है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पहले हम लोग चैप्टर का पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, यानी यहाँ पर मानव जीवित रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर भूमि, जल और हवा, ये जो भी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो पर पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक ऑप्शन बेस पे आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। इनके साथ साथ थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं जो आपस में मिलते हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की जल की जो अवस्थाएं होती है वो बर्फ़ और जल वाष्प तीनों के रूप में अवस्थित होती हैं। ठीक है ना। किस रूप में अवस्थित होती हैं? बर्फ़ और जल वाष्प में। और पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसे कहा जाता है भूमंडल। और वायुमंडल जो चारों ओर गैसों से घिरा हुआ पार्ट होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोगों को पृथ्वी पर रहने के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मानव जीवन संभव हो पाया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर स्थल भी पाए जाता है, जल भी पाए जाता है और हवा का रेशियो भी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जीवन क्या है, संभव माना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट तत्व है जो मानव जीवन को सुरक्षित रखता है और उसके जीवन को संवारने में काम आता है। ये तत्व जो पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। अब आते हैं कि उस ऑप्शन बॉक्स के अंदर कुछ दे रखा है, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये बॉक्स के अंदर दे रखा है, शब्दों की उत्पत्ति, यानी ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ठीक है ना, और वुडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। ठीक है ना। कहते हैं ना बायोग्राफी है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी मतलब क्या, जीवों का अध्ययन कहा जाता है। तो बायोस का मतलब होता है जीवन। ठीक है ना। और हुंडर्स का अर्थ होता है जल, और एटमास का अर्थ होता है वाष्प। ठीक है ना। ये तीनों वर्ड आपको बॉक्स के अंदर वो याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन बेस पे यूपीएससी रिलेटेड सवाल इसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, डायग्राम रिलेटेड। अब आते हैं भूमंडल। ठीक है ना। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ठीक है ना। जहाँ पर हम लोग रहते हैं इस भाग को क्या कहा जाता है, भूमंडल कहा जाता है। ये भूपट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों का पोषक तत्व पाया जाता है। यहाँ पर मिट्टी भी पाई जाती है और भूपट्टी की जो पतली चट्टान है वो पर यहाँ पर पाई जाती हैं, जहाँ पर जीव लोग के उपयोग के लिए कुछ तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि जल, पानी, वाष्प है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। और पृथ्वी की सतह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके साथ साथ स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इस महाद्वीप के बारे में, विश्व का जो महाद्वीप मैप है उसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो आपको इस डेफिनेशन को थोड़ा याद रख लेना है, क्योंकि ये काफ़ी ऑप्शन बेस पे पूछी जा सकती हैं कि स्थल भाग है उसको कहा जाता है महाद्वीप, और जल सागरीय भाग है उनको महासागर बेसिन कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल के मापा जाता है, यानी समुद्र जल की जो गहराई है वहाँ पर उनको 0 पॉइंट माना जाता है। जितने भी अपन के बड़े बड़े पर्वत है उनकी जो ऊंचाई है वो अपने समुद्र तल से मापते हैं, यानी समुद्र तल का हिस्सा 0 माना जाता है। वहाँ से ऊंचाई लेके पर्वतों की ऊंचाई को मापा जाता है। तो आपको का ये प्रश्न काफ़ी बन सकता है कि बड़े बड़े समुद्री और महाद्वीपों के जो बड़े बड़े पर्वत है उनकी ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? तो समुद्र तल से मापी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट।
इस महाद्वीप के अंदर जो मैप है वर्ल्ड स्तर का यहाँ पर देख लेगा, आपको बता देता हूँ। ये है एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। एशिया के अंदर आपको यहाँ मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया और ये एशिया है, दोनों महाद्वीप है, ठीक है ना। और यहाँ पर छोटा सा न्यूजीलैंड है नीचे, ठीक है ना। और ये हिंद महासागर है। अब इसको थोड़ा सा आगे की ओर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूरोप, और ये हो जाएगा यूरोप, और ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको देख लेगा अटलांटिक महासागर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये उत्तरी अटलांटिक है, यहाँ पर ये दक्षिणी अटलांटिक है। और नीचे मिल जाएगा आपको अंटार्कटिका, और इधर मिल जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो भी लोकेशन है, ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर है, यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। और ये आपको देखने को मिल जाएगा उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जोड़ने वाली जो पनामा जल संधि है वो इनको दोनों को जोड़ने वाला करने का काम करती हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, विश्व का जो पर्वत शिखर है उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, ठीक है। कौन सा भाग हो जाएगा? मैरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी गहराई कितनी है? 11,222 इसकी गहराई है। तो आप इसकी गहराई के बारे में अध्ययन कर लेंगे नीचे। और इसका जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, उनकी 8,848 मीटर है, ठीक है ना। मीटर भी आपको वर्ड को याद रखना है। अब थोड़ा सा इस बॉक्स के अंदर और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको और हम लोग जान ही लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि न्यूजीलैंड का जो एडमिरल हिलेरी था और भारत का तेनसिंग हिलेरी था, ठीक है, नारगा। तो उन्होंने क्या किया, 29 मई 1953 को पृथ्वी के ऊंचे पर्वत शिखर यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो दोनों ये वर्ड याद रखना, दोनों के नाम याद रखना है और सन भी याद रखना है। इनके साथ साथ जो जापान का जो जुंको तबेई थे वो विश्व की पहली महिला थी, यानी जुंको तबेई एक महिला थी जो कि जापान की थी, और उन्होंने एवरेस्ट पर प्राप्त करना जो चढ़ाई की थी वो पहली महिला थी। उन्होंने 1975 को यहाँ पर एवरेस्ट पर कदम रखा उसको। और भारत की कौन थी पहली महिला? बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 को यानी 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा, और पहली महिला भारत की थी बछेंद्री पाल। और विश्व की कौन हो जाएगी? जापान की जुंको तेबई। अब आते हैं महाद्वीप पे। महाद्वीप आते हैं, विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं, जैसे कि आपको बता ही दिया होगा, ठीक है ना। और ये विस्तृत जलवायु द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप कौन से हैं? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान से कि स्थल भाग का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है ना। जितना भी महाद्वीपों का जो भाग है वो कौन से गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। अब आते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। एशिया का भाग है वो विश्व के अंदर महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है ना। तो एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा, एशिया हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अब आते हैं, ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है, ठीक है ना। कितना भाग पे? 1/3, ठीक है ना। तो ये काफ़ी छोटे छोटे ऑप्शन पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से कितने भाग में फैला हुआ है, ये पे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, वो आपको कंसेप्चुअल क्लियर होने चाहिए। इनके साथ साथ ये महाद्वीप पूरी गोलार्ध में स्थित है, यानी एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में? पूरी गोलार्ध के अंदर, ठीक है ना। जैसा कि ये पृथ्वी आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है। तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप स्थित है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इनके साथ साथ कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में विराल पर्वत है जो कि यूरोप को एशिया से अलग करता है, ठीक है ना। तो यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है ना। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। और यूरोप और एशिया को अलग करने का महाद्वीप को जो भी पर्वत है वो कौन सा? विराल पर्वत, जो कि यूरोप के अंदर स्थित है। अब आते हैं यूरोप, ठीक है ना। यूरोप महाद्वीप है, एशिया से बहुत छोटा है, नहीं, ठीक है ना। तो यूरोप महाद्वीप है जो एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त इसे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है, ठीक है ना। तो यूरोप महाद्वीप की विशेषता भी क्या है? यहाँ पर आर्कटिक वर्त गुजरता है। तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि आर्कटिक वर्त निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप से गुजरता है? तो आपको कर देना है यूरोप, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है।
इनके साथ साथ अब आते हैं नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ पर विषुवत या जिसको 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग से कौन सा वर्त गुजरता है? विषुवत या फिर 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को आपको दिमाग में हाईलाइट कर देना है, ठीक है ना। और ये अफ्रीका महाद्वीप है जो इसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप का भी हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और यहाँ पर आर्कटिक वर्त और जिसको 0 अक्षांश कहा जाता है वो भी कहाँ से गुजरता है? अफ्रीका महाद्वीप से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ पर कर्क और विषुवत मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा है। विश्व के मानचित्र हम लोग देख ही लिया है कि वहाँ पर किस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप है चारों ओर से समुद्र से घिरा है। और वहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी है, वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना। और कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं भी वहाँ कौन से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। तो ये बड़ा आपको चीज़ याद रखना। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला हो जाएगा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। ये दक्षिणी अमेरिका से संकरे स्थल से जुड़ा जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको यह चीज़ याद रखना है कि जैसा कि यह दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पर ये पनामा जल संधि है, ठीक है ना। ये दोनों बीच के अंदर उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हुए मैप के अंदर आपको बता ही देता हूँ। ये जो भाग है ये पनामा जल संधि है, ठीक है ना। और ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका भाग है। उसी प्रकार ये भारत है और भारत के नीचे श्रीलंका है। तो दोनों पाक जलसंधि में जल संधि से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रख लें मैप के माध्यम से। कहा जाता है कि ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है ना। मतलब जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो किससे घिरा हुआ है? 3 और महासागर से घिरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा है जो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में अंदर स्थित है, ठीक है ना। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका हिस्सा मान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, ठीक है ना। और इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर है जो अपन को भी इसके अंदर मैप के अंदर दिखाई दे दिया है, ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला एंडीज जो कि इसके उत्तर से दक्षिणी ओर फैली हुई हैं। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती हैं, ठीक है ना। तो दक्षिण अमेरिका मोटा मोटा आपको 2 चीज़ याद रखना है। सबसे चीज़ बड़ी है कि यहाँ पर एक एंडीज पर्वत माला पाई जाती है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में फैली है, ठीक है ना। और वो भी कहाँ से? उत्तर से दक्षिणी ओर, ठीक है ना। और यहाँ पर एक अमेजन नदी चलती है जो विश्व की सबसे जलवायु की दृष्टि से चौड़ी नदी है। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा है जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यानी इसको द्वीपीय महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि इसके चारों ओर समुद्र जलराशि हैं और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको इसको भी विशेषता याद रखना है। और ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट वर्ड है। अब आते हैं अंटार्कटिका जो कि चारों ओर से बर्फ राशि से घिरा हुआ है। और एक अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध के अंदर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से स्थित है। चूँकि ये दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, यानी 2 ध्रुव पाए जाते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर, ठीक है ना। ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिण ध्रुव है। तो यहाँ पर आपको अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इनका जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और ये पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध के अंदर स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिण गोलार्ध है, ठीक है ना। तो आपको दक्षिण गोलार्ध के अंदर आपको मिलेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अब आते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर तो कुछ विशेषता आपने देख ली, लेकिन कुछ भारत की विशेषता भी इसके अंदर शामिल कर रखी है जहाँ पर भारत ने कुछ अभियान चलाए थे, ठीक है ना। तो वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आएंगे, तो ये आपको देख लेना है। भारत के 2 अंटार्कटिका में अभियान थे, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है ना। ये चारों ओर से बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। अब आते हैं जल मंडल। जो पृथ्वी के भूमंडल पे जो भी जल राशि है वो पे
वो भी दो प्रकार की बांटी हुई है, ठीक है। एक तो लवणीय जल जो कि खारा जल है, उसको यूज नहीं कर सकते हैं, और एक होता है अलवणीय जल, ठीक है ना, जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी का लोकेशन दे रखा है, जिसके अंदर 97.5% जो लवणीय जल है, खारा जल है, जो समुद्री महाद्वीपों में पाए जाते हैं, महासागरों में पाए जाते हैं, जहाँ पर जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। लेकिन लवणीय जल है 2.5, जहाँ पर हम लोग पीते हैं, उनको मीठा पानी कहा जाता है, ठीक है ना। ये पृथ्वी के अंदर जल की विशेषता है। अब आते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये नीली राशि से घिरा हुआ है, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर चारों ओर से पानी पानी दिखाई देगा आपको। तो इसके साथ साथ यहाँ पर 71% जल है जो कि समुद्रों में पाया जाता है, और स्थल भाग ओनली कितना है, जहाँ पर हम लोग मानव जाति रहते हैं, वो ओनली 29% यानी 29% यहाँ स्थल भाग है, ठीक है ना। तो जलमंडल से जो भी जल है वो सभी रूपों में यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी महासागर है, झीलें हैं, हिम नदियाँ है, भूमिगत है जल है, वायुमंडल की जल वाष्प है, ये तमाम तरह की जो गतिविधियाँ है वो जल के रूप में यहाँ पाई जाती हैं। जल है जो नदियों में भी चलता है, झीलों में भी है, और हिम नदियाँ हैं जो बर्फ़ के रूप में चलती हैं, और अपन को भूमिगत रूप से जल नलकूपों से निकालने का काम भी यहाँ पर किया जाता है। इनके साथ साथ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, ठीक है ना। बड़े बड़े महासागर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा के अंदर वहाँ पर पानी पाया जाता है, जहाँ पर वो पानी जो लवणीय भी होता है और खारा भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इनके साथ साथ मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। इन्हें खारा जल है तो आपको पता ही होगा कि हम लोग समुद्रों का जल पी नहीं सकते, और शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों, हिम नदियों के भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग है जो अलवण के रूप में पाए जाते हैं, यानी 2.5% ओनली जो कि अलवणीय भाग है, जिसको हम लोग पीते हैं, जो कि नदियों के अंदर, हिम नदियों के अंदर पाए जाते हैं, जो मनुष्य के इस्तेमाल के रूप में काम आता है। अब आते हैं महासागर के अंदर। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग होता है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी जलमंडल राशि का सबसे बड़ा मुख्य भाग है वो कौन से हो जाएगा, महासागर, ठीक है ना। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है, वहाँ पर हिम नदियाँ आती रहती हैं और पानी गिरता रहता है, तो उसका जो जल राशि है वो स्थिर नहीं होती है, वो धारा के रूप में इधर उधर चलती जाती हैं, और वो एक तरंग है, ज्वार भाटा है, मुख्य धारा के रूप में इधर उधर ये फैला हुआ रहता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 प्रकार के जो महासागर है वो पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। कितने प्रकार के, 5 भाग, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। आपको ये 5 प्रकार के महासागर को याद रखना है, तो 5 महासागर हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मैरियन गर्त है वो कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। वो पर आपको याद रखना है, और ये लगभग वर्ताकार के आकार का प्रशांत महासागर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं, ठीक है ना। ये चारों महाद्वीप है जो प्रशांत महासागर के पास स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला हो जाएगा प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर। ये अंग्रेजी भाषा एस के आकार का है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इस प्रकार का कौन सा महाद्वीप है जो एस प्रकार की आकृति से बना हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन उठाया जा सकता है एग्जामिनर की दृष्टि से। इसके पश्चिमी किनारे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो बहुत अधिक दंतुरित है, ठीक है ना, काफ़ी कटी हुई भाग की है। ये अनियमित दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय और पतनों के रूप में काम आती है, यानी कटा हुआ हिस्सा है, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटे छोटे बंदरगाह बनाए जाते हैं, जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर अफ्रीका। तो ये यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके तो पूर्व के अंदर हो जाएगा क्या, पूर्व के अंदर हो जाएगा यूरोप और अफ्रीका, और पश्चिम के अंदर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये इसे आपको बता देता हूँ, अटलांटिक महासागर का है। हिंद महासागर की तरह ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी अगला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, महासागर, वो हो जाएगा हिंद महासागर, ठीक है ना। तो हिंद महासागर ऐसा महासागर है विश्व का जिसका नाम भी क्या है, किसी देश के नाम पर पड़ा है, ठीक है ना, जैसे कि भारत, ठीक है ना। तो भारत के नाम पर हिंद महासागर नाम पड़ा है, तो बहुत ही
अपन लोग भाग्यशाली है, ठीक है ना। ये महासागर लगभग त्रिभुज आकार का है। इसे उत्तरी में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एशिया है, यहाँ अफ्रीका है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ये हिंद महासागर है। तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है ना। और इसका नाम भी क्या है, भारत के नाम पर पड़ा है। तो विश्व का पहला महाद्वीप हो जाए, महासागर हो जाएगा जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। इसके साथ साथ नेक्स्ट आते हैं दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिक महासागर के चारों ओर से फैला हुआ है, ठीक है ना। अंटार्कटिक महासागर के चारों ओर से कौन सा महासागर फैला हुआ है, दक्षिणी महासागर, जो कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी आपको बता देता हूँ मैं मैप के माध्यम से, ये पृथ्वी है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध है, यहाँ पर स्थित है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का जो हिस्सा है मान लो ये अंटार्कटिका है, तो इसके उत्तर के अंदर 60 डिग्री तक दूरी के बाद ये ना दक्षिण महासागर फैला हुआ है। और वो भी किस गोलार्ध के अंदर है, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है। अब आते हैं आर्कटिक महासागर। ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये प्रशांत उत्तरी अमेरिका के तटों पर और यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ कुछ मैप बना के, जैसा कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर ये हो जाएगा यूरोप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बेरिंग संधि है, ठीक है ना। और बेरिंग संधि है यहाँ पर, ये कौन सा जगह, उत्तरी जो आर्कटिक महासागर है वो स्थित है, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन बता दी मैंने। अब आते हैं कुछ वायुमंडल की परतें हैं, जिसके अंदर आप लोग बता देते हैं कि यहाँ पर सबसे नीचे की निचला हिस्सा है, जो निम्नतम पॉइंट है वायुमंडल का, वो है सौरमंडल, ठीक है ना। यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह गुब्बारे वगैरह उड़ते हैं, वो सौरमंडल है। उसके बाद आएगा समताप मंडल, ठीक है ना, जहाँ पर उपग्रह वगैरह उड़ते हैं समताप मंडल में। फिर आगे मध्य मंडल, ठीक है ना, जहाँ पर एरोप्लेन जाते हैं। और आयन मंडल, और सबसे उत्तरी भाग के अंदर बहिर्मंडल है, ठीक है ना, सबसे बहिर्भाग उत्तरी पाए जाते हैं। अब आते हैं वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर गैसों से परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है ना। वायुमंडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। ये हमें वायु प्रदान करती है, जिसे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, ठीक है ना। तो वायुमंडल है जो कि परतें हैं 5 प्रकार की, इसमें से कुछ पराबैंगनी किरणें आती है जो अपन को इस परतों के माध्यम से पारदर्शित नहीं होने देती, जिसकी वजह से हम लोग हानिकारक किरणों से बच जाते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य प्रकार की 5 परतों से बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है। ये काफ़ी हिस्सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से ये ज़मीन है और इसकी जो भी हिस्से है वहाँ पर सबसे नीचे सौरमंडल है, फिर समताप मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल है, बहिर्मंडल हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, ठीक है ना। तो जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग स्थित है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%। तो आपको ये डाटा याद रखना है। पृथ्वी के अंदर जो भी हवाएं पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, उसके अंदर नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%। उसके बाद 21% है जो कि ऑक्सीजन पाई जाती हैं, और दूसरी गैसें हैं जिसके अंदर कार्बन है, डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ये सब पाई जाती हैं 1% मात्र, ठीक है ना। तो ये काफ़ी छोटा सा बॉक्स है, लेकिन आपको कई एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी जगह इंपॉर्टेंट दिखाई देगा। तो इस बॉक्स को आपको याद रख लेना है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती हैं, ठीक है ना, 78%, और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, दूसरी जो गैस है वो 1% पाई जाती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। आप लोगों की ज़िंदगी की और पशु पक्षियों की ज़िंदगी की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यकता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये की बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये पृथ्वी के बहुत द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, पृथ्वी के लिए आवश्यक है यहाँ पर जीवित रहने के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए।
ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, ठीक है। उसका घनत्व है जो ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। ये घनत्व समुद्री तल पर बहुत अधिक होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उसका घनत्व क्या है, घटता जाता है, ठीक है ना। जैसे हम जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही की जो हवा होती है वो घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। जैसे ही पर्वतारोही जमीन से ऊपर पहाड़ों की ओर चढ़ते हैं तो उसका घनत्व क्या है, कम होता जाता है और सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो सांस लेने में तकलीफ होने का वजह क्या है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर उसका घनत्व क्या है, कम होने लगता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सांस लेने के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है घनत्व की कमी के कारण। अब आते हैं यहाँ पर कुछ डायग्राम से देख ही लेते हैं, क्योंकि ये पर वायुमंडल है, ये स्थल मंडल है, ठीक है ना, और जल मंडल है। तो तीनों का ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है। और यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ से जल वाष्प होकर जाता है, बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, बारिश से वापस पहाड़ों से पानी होकर नदियों में आता है, नदियों से वापस ये सर्कल बना रहता है, ये चलता रहता है, ठीक है ना। अब आते हैं ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर घनत्व भी घटता है और तापमान भी घटता है। पृथ्वी वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होते हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक दाब महसूस करता है, तो जबकि कुछ क्षेत्रों में कम, ठीक है ना। तो क्षेत्रों की वायुमंडलीय भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग होती हैं। कहीं पर तो दाब ज़्यादा होता है तो कहीं दाब कम होता है, लेकिन दाब जरूर होता है, जिसके कारण ही लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ घनत्व भी कम होता है और दाब भी अधिक होता है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन की परिभाषा पूछा जाए तो आपको शॉर्ट के अंदर पूछा जाए तो एग्जामिनर के दर से, तो आपको क्या करना है कि वायु किससे कहा जाता है, पर्वत किससे कहा जाता है, या फिर पवन किससे कहा जाता है। तो अलग अलग वर्ड होते हैं, तो इसके अंदर आप लोग पवन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पवन किसे कहा जाता है, जो वायु गतिशील होती हैं, जिसको एक स्थान को दो स्थान जाई जाती हैं, उसको कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं जीवमंडल। जीवमंडल स्थल जल हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये भाग जहाँ जीव मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ भी मौजूद है, जो कि सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया से लेकर बहुत स्तनधारियों के आकार की पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको जीवमंडल के अंदर जो परिभाषा पूछी जाए तो वहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको याद रख लेना कि भी यहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और मनुष्य भी पाए जाता है, वो जीवमंडल कहा जाता है। जीवमंडल के सभी प्राणियों को मुख्य दो भाग होते हैं, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु में मनुष्य आ जाता है और जीव जंतु आ जाते हैं, बाकी पादप के अंदर वनस्पति पौधे वगैरह आ जाते हैं। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, खेती के लिए वनों को काटा जाए तो उसके ढलो भाग में मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है, ठीक है ना। जैसे कि अपन लोग लकड़ी के लिए पेड़ काटते हैं तो वहाँ पर उनके आसपास की मिट्टी का कटाव होता है, तो ये एक दूसरे को प्रभावित करता रहता है। उसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप को पृथ्वी पर आने से उसका प्रभाव देखने को मिलता है और वो पृथ्वी की सतह को प्रभावित करता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलें, नदियाँ, दूषित पदार्थ भी इसके प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि जैसे भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पेड़ों को, मिट्टी को, तटीय किनारों को नुकसान पहुँचाती हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रख लेना कि काफ़ी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आते हैं उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है, ठीक है ना। जैसे जैसे उद्योगों से विषैली गैसें निकलती हैं और तापमान बढ़ता है, तो गाड़ियों की जो प्रदूषण उत्पादन जो गैसें छोड़ती हैं तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, ठीक है ना। वायु का घटक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या होने लगी है, वृद्धि होने लगी है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए इस संसाधनों की उपयोग में थोड़ा सीमित रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज करने से वहाँ पर क्या है, प्रदूषण की बढ़ोतरी हो रही है और तापमान भी बढ़ रहा है, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तो प्राकृतिक नुकसान होने लगा है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि विश्व के 7 महाद्वीप, 5 महासागर और विश्व के जो वायुमंडलीय परतें हैं, जिसमें सौरमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, वायुमंडल, तो ये जो भी अपने परतें पड़ी हैं, वो सब परिमंडल में जो भी ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन, ये सभी प्रकार की गैसें हैं, तो ये अपन के जीवन को संभव बनाती है, जीवन को रहने के लिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर दें।
और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट छठा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी का। जय हिंद, जय भारत।